अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदरजंग की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुँचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन ने आकर इतला दी, मलिक साहब, उधर से 2 लाशें मिली हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, उधर उधर किधर से नज़ीर हुसैन? दरिया में से जी, उसने जवाब दिया। इन दिनों मैं ज़िला उकाड़ा के एक थाने में तैनात था। मेरे थाने से थोड़े फासले पर दरियाए रावी बहता था। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला लायलपुर वाक़ था। कांस्टेबल नज़ीर हुसैन का जवाब सुनने के बाद मैंने पूछा, वो लाशें किन लोगों की हैं, कुछ पता चला? नहीं जी, कांस्टेबल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बंदे ने थाने में आकर लाशों के बारे में बताया है। लाशें एक लड़के और लड़की की हैं। ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वो कौन हैं। ठीक है, तो फिर जाए वकुआ पर जाने की तैयारी करो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। हम अभी निकल रहे हैं। ओके मलिक साहब। नज़ीर हुसैन ने मुझे सल्यूट किया और कमरे से बाहर निकल गया। इस थाने में मेरी तैनाती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे एक रोज़ भी फारिग बैठने को नहीं मिला। मैंने सुन रखा था कि वस्ती पंजाब में शेखुपुरा और ओकाड़ा में जराइम का तनासुब दूसरे ज़िला के मुकाबले में ज़्यादा है। मैंने जो सुना था उसके सबूत कदम कदम पर देखने को मिल रहे थे। अगरचे मैं रावी के किनारे पर वाक़े ओकाड़ा के एक दूर दराज कस्बे मौजा सईद नगर के थाने का इंचार्ज था, लेकिन वो बात कि चावल का एक दाना पूरी देग की कैफियत से आगाह कर देता है। मैं भी बहुत कम अरसे में इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि उकाड़ा उकाड़ा ही है जनाब। थोड़ी देर के बाद मैं कांस्टेबल नज़ीर हुसैन के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गया। वकुआ दरिया रावी का किनारा था और सईद नगर से उसका फासला बमुश्किल 200 गज रहा होगा। वो सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था। तारीख मुझे याद नहीं, लिहाजा वाक़यात को तरतीब में रखने के लिए हम 8 जनवरी फ़र्ज़ कर लेते हैं। दिसंबर और जनवरी 2 ही ऐसे महीने हैं जिनमें दरिया सुकड़ और सिमट जाते हैं। रावी का भी यही हाल था। दरिया के किनारे खुश्क पड़े थे और ऐन कल्ब में किसी छोटी नहर के मानिंद दरियाए रावी अपनी मौजूदगी का भरम कायम रखे हुए था। दरिया के किनारे पर निस्फ दर्जन अफराद भी जमा दिखाई दिए। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मज़कूरा लाशें इसी मकाम पर पड़ी होंगी। मैं मौके पर पहुंच गया। 2 बावर्दी पुलिस वालों को देखकर लोग इधर उधर हो गए। मैं आगे बढ़ा और बगौर लाशों का जायजा लेने लगा। वाकई वो एक जवान मर्द और जवान लड़की की लाशें थीं, जो बड़े बेढंगे अंदाज में एक दूसरे के ऊपर फेंक दी गई थीं। लड़की की उम्र 18 साल के करीब रही होगी और जवान लड़का 24-25 के आसपास था। इनकी लाशें खून में लथपथ थीं और यह खून इन्हीं के जिस्मों से खारिज हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्हें किसी तेज धार आले के पेदर पे वार करके मौत के घाट उतारा गया था। दोनों के हाथों, बाजुओं और सरों पर मुत्तहिद कारीवार बड़े वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। अगलब इम्कान यही था कि कातिल ने किसी कुल्हाड़ी वगैरह की मदद से इन्हें जिंदगी जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मौसम की खुनकी के बायस उनके जिस्मों से खारिज होने वाला खून पपड़ियों की सूरत जम गया था। इनके चेहरे इस अंदाज में खून खून हो रहे थे कि पहचानना मुश्किल साबित हो रहा था। वो एक दिलदोज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मैंने दोनों लाशों को उलट पुलट कर बगौर उनका जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप में से कोई इनको जानता है? एक आदमी ने लड़की की लाश की जानिब इशारा करते हुए बताया, ये तो नरगिस है जी, सिद्दीक मिस्त्री की लड़की। क्या सिद्दीक मिस्त्री गांव का रहने वाला है? मैंने पूछा। जी हाँ, इसी शख्स ने जवाब दिया। और ये लड़का तो नूर बीबी का बेटा लगता है। एक दूसरा शख्स सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, इसका नाम अकरम है। क्या मकतूल अकरम का ताल्लुक भी इसी गांव से है? मैंने शख्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने असबात में जवाब दिया। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद बारी बारी सबके चेहरों को देखते हुए इस्तफसार किया, इन दोनों मकतूलीन के वारिसों में से कोई यहाँ मौजूद है? सब एक दूसरे की तरफ देखने के बाद नफी में गर्दनें हिलाने लगे। अजीब बात है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मुश्किल से 150-200 घरों पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में बसने वाले 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और इनके लवाहिकीन में से अब तक कोई जाए वकुआ तक नहीं आया।
ہو سکتا ہے ایک ضعیف شخص نے خیال آرائی کی انہیں ابھی اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو، تو پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ میں نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جلدی سے جا کر ان کے گھروں کو اس سانحے کی اطلاع دیں۔ دو نوجوان میری بات سنتے ہی گاؤں کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس آدمی سے پوچھ گچھ کرنے لگا جس نے سب سے پہلے ان لاشوں کو دیکھا تھا۔ اس شخص کا نام نبی بخش تھا اور پیشے کے لحاظ سے وہ مچھیرا تھا۔ نبی بخش کے بیان کے مطابق وہ الگ صبح مچھلیاں پکڑنے دریا کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان دنوں چونکہ دریا کے پانی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اس کا کام بھی بہت آسان ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق آج جب وہ دریا پر پہنچا تو سپیدائے سحر نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کنارے سے اتر کر دریا میں قدم رکھا، وہ دو انسانی لاشوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نصف درجن لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ نبی بخش نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا، جب تم دریا میں اترے تو کیا اتنی روشنی تھی کہ ان دونوں کی لاشیں آسانی سے تمہیں نظر آ جائیں؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس وقت اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن دونوں لاشیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح پڑی تھیں کہ انہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ اب آپ نے انہیں سیدھا کیا ہے تو ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے۔ یہ نرگس اور اکرم ہیں۔ جب تم نے یہ لاشیں دیکھیں، میں نے نبی بخش مچھیرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تمہیں آس پاس یہاں کوئی شخص نظر آیا تھا؟ نا جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سوال میں نے اس بنا پر کیا تھا کہ ممکن ہے مقتولین کی لاشوں کو الگ صبح دریا کے اس حصے میں لا کر پھینکا گیا ہو، کیونکہ جائے وقوع کا ماہرانہ جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اکرم اور نرگس کو اس جگہ پر موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا، قتل گاہ کوئی اور مقام تھا۔ ایسی صورت میں وہاں لاشیں پھینکنے والوں کا ماہی گیر نبی بخش کی نظر میں آ جانا لازمی امر تھا، لیکن اس کے جواب سے کوئی بھی اہم نقطہ ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد نبی بخش مچھیرے کو فارغ کر دیا، پھر دوسرے افراد کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں کے بیانات میں سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو قتل کے اس معمے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ تاہم جب میں نے باریک بینی سے موقع کا جائزہ لیا تو یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ انہیں کس سمت سے گھسیٹ کر دریا کے مذکورہ حصے تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ میں نے دریائی زمین کو بڑی توجہ سے کھوجا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا کے کنارے زمینوں میں بنے ایک کچے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے کمرے کھیتوں کے اندر عموماً زرعی آلات وغیرہ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے جلدی مذکورہ کچے کمرے تک رسائی حاصل کر لی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ زمین چودھری فرزند علی کی ملکیت تھی، جو موضع سعید نگر کا ایک بااثر زمیندار تھا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر صورتحال واضح ہو گئی۔ ان بد نصیب مقتولین کو اسی کمرے میں کسی تیز دھار آلے کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کمرے میں جا بجا خون کے آثار موجود تھے اور وہاں رکھے مختصر سے زرعی آلات کی افراتفری سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوہرے قتل کی وہ اندھوناک واردات اسی کمرے میں کی گئی تھی اور بعد ازاں نرگس اور اکرم کی لاشوں کو کھیتوں میں گھسیٹ کر دریا کے کنارے اندرونی جانب پھینک دیا گیا تھا۔ یہ حقائق میرے ذہن میں دو اہم سوالات پیدا کر رہے تھے۔ نمبر ایک، نرگس اور اکرم ٹھنڈی ٹھار رات میں اس تنہا کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نمبر دو، ان کی وہاں موجودگی سے قاتل کو کیا تکلیف پہنچی تھی جو اس نے انہیں بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ پہلے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے مختلف لوگوں سے کڑے انداز میں پوچھ گچھ کی تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا، اور جواب بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ نرگس کی گاؤں ہی کے ایک نوجوان امین سے منگنی ہو چکی تھی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے معلوم حقائق کی روشنی میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بندوبست میں لگا ہوا تھا کہ پتہ چلا مقتول اکرم کی والدہ نور بی بی وہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ تقریباً بین کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس آہوزاری کے بیچ میں وہ کسی عورت کا نام لے کر بڑے خطرناک انداز میں اسے بددعائیں بھی دیے جا رہی تھی۔ خدا غارت کرے فضیلت کو اور اس کے بیٹے کو، انہی لوگوں کی نظر میرے جوان جہان اکرم کو کھا گئی ہے۔ یہ فضیلت بی بی کون ہیں؟ میں نے مقتول اکرم کی
दुखी माँ से अहम सवाल किया। है एक नामुराद और मुंह काली। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मेरे बेटे से तो इसे खुदा वास्ते का बैर था, इसको भी और अमीन को भी। अमीन? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये नाम मकतूल नरगिस के मंगेतर के हवाले से मेरे इल्म में आया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। ये अमीन फजीलत का ही बेटा है। नरगिस की अमीन से शादी होने वाली थी। ये सब तो ठीक है। मैंने उलझन ज़दा नज़र से नूर बीवी की तरफ देखा। लेकिन अमीन या इसकी माँ फजीलत की तुम्हारे बेटे से क्या दुश्मनी हो सकती है? नरगिस और अकरम एक दूसरे को पसंद करते थे, उसने जवाब दिया। तुम ये कहना चाहती हो कि फजीलत या अमीन में से कोई नरगिस और अकरम की मौत का जिम्मेदार है? मैंने एक कड़ा सवाल किया। मेरा शक तो इन्हीं लोगों पर है जी, वो बड़े यकीन से बोली। ठीक है नूर बीबी, मैं तुम्हारे शक की बुनियाद पर पूरी तफ्तीश करूंगा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। अगर इन लोगों में से कोई दोहरे कत्ल की इस वारदात में मुलविस पाया गया तो वो कानून से बचकर नहीं जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। वो कतरे मुतमईन होकर एक तरफ हट गई। इसी लम्हे वो नौजवान भी वापस आ गया जो नरगिस के घर वालों को इस सानहे की इतला देने गया था। वो बंदा खाली हाथ लौटा था। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, नरगिस के घर वालों में से कोई नहीं आया? घर में कोई है ही नहीं जनाब, वो सादगी से बोला। नरगिस के माँ बाप फतेहपुर गए हुए हैं। मेरे जहन में फौरी तौर पर यह ख्याल आया कि नरगिस अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर घर से निकली होगी और अपने महबूब अकरम से मिलने इस कमरे की तरफ आई होगी। इस ख्याल के साथ ही ये बात भी रासिख हो जाती थी कि कातिल जो कोई भी था, इसे इन दोनों की खुफिया मुलाकातों की पूरी खबर थी। जब ही उसने गुज़िश्ता रात इन्हें फना के घाट उतार दिया था, इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि कातिल को इनकी मेल मुलाकात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने नरगिस के घर की तरफ से नाकाम लौटने वाले बंदे की आंखों में देखते हुए सवाल किया, अगर इसके माँ बाप फतेहपुर गए हुए हैं तो घर में और कोई तो मौजूद होगा। वो लोग नरगिस को अकेले छोड़कर तो फतेहपुर नहीं जा सकते ना। नरगिस बीवी की बहन राबिया होगी घर में, थानेदार साहब, नूर बीवी ने मेरी तरफ देखते हुए बताया। राबिया का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। इसका मतलब है कि नरगिस के लिए घर से निकलना और अकरम से मिलने के लिए इस कमरे तक पहुंचना निहायत ही आसान साबित हुआ होगा। नूर बीवी ने हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो अपने बेटे की लाश को देख देख कर आंसू बहाए जा रही थी। मौके की कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा मैंने दोनों मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ओकाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का कोई रिवाज नहीं था और ना ही किसी केस की समाअत के दौरान में अदालत फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट को कोई अहमियत देती थी। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि मैंने आलाए कत्ल की तलाश में दरियाई रावी के किनारे के अलावा कमरे के इर्द गिर्द खेतों का भी एक बड़ा हिस्सा छान मारा था, लेकिन तेज धार वाला वो आलाए कत्ल कहीं भी दस्तयाब नहीं हो सका था। जाए वकुआ से नूर बीवी का घर बहुत ही कम फासले पर था, लिहाजा मैंने इसे थाने बुलाने की बजाय उधर उसके घर पर ही टटोलने का फैसला कर लिया और उसके साथ ही घर पर चला गया। नूर बीवी ने शक के हवाले से इतनी बड़ी बात की थी कि इसका तफसीली इंटरव्यू बहुत ज़रूरी हो गया था। नूर बीवी का घर देहाती तर्ज का एक आम सा मकान था जो 2 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। नूर बीवी ने मुझे सहन में हर वक्त धूप में बिठाया तो मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। नूर बीवी, तुम घर में अकेली ही नज़र आ रही हो। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, क्या अकरम के सिवा इस घर में तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? उसने एक बोझल सांस खारिज करने के बाद बताया, अकरम का बाप तो बहुत पहले फौत हो गया था। बस मेरे 2 ही बेटे थे, अकरम और विलायत। अकरम की लाश मैं देखकर आ रही हूँ और विलायत? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। वो पिछले 3 सालों से जेल में है, उसने अफसरदा लहजे में बताया। जेल में? मेरे इस्तफसार में हैरत दर आई। वो किस जुर्म की सज़ा पाकर जेल में सड़ रहा है? विलायत के हाथों गांव का एक बंदा कत्ल हो गया था, नूर बीवी ने बताया। इसमें विलायत का कोई कसूर नहीं था। विलायत बहुत खरा और गुस्से वाला है, गलत बात इसे बर्दाश्त नहीं होती। फरीद से किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई थी। मामला इतना बड़ा कि विलायत ने तेश में आकर फरीद को कत्ल कर डाला और फिर खुद ही गिरफ्तारी भी पेश कर दी।
वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर एक अफसोसदा सी सांस खारिज करते हुए बोली, आज अगर विलायत जेल में न होता तो अकरम की तरफ मैली नज़र से किसी को देखने की हिम्मत न होती। हाय, मैं क्या करूं? एक बेटा जेल में बंद है और दूसरा बेमौत मारा गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है थानेदार साहब। मैं इस हरमानसीब बुढ़िया की कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। इन नाजुक लम्हात में नूर बीवी का दिल यकीनन खून के आंसू रो रहा होगा। इसकी हालत जरा संभली तो मैंने पूछा, नूर बीवी, तुमने बड़े वसूख से मुझे बताया था कि अकरम और नरगिस के कत्ल के हवाले से तुम्हें फजीलत पर और उसके बेटे पर शक है। जी, मैं अब भी यही कहती हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। इन्हीं दोनों की आंखों में खटकता था मेरा अकरम। इनकी अकरम से दुश्मनी की कोई खास वजह? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। पूरा पिंड इस बात से वाकिफ है जी कि मेरा अकरम और नरगिस एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी अक्ल व फहम के मुताबिक वजाहत करते हुए बोली, मैं अकरम की ख्वाहिश पर उसकी शादी नरगिस से करवाना चाहती थी, लेकिन नरगिस के लालची बाप ने नरगिस का रिश्ता फजीलत के बेटे अमीन को दे दिया। नूर बीवी, तुम अपने दिल में नरगिस और अकरम की शादी की महज ख्वाहिश ही रखती थीं या तुमने इस सिलसिले में कोई अमली कोशिश भी की थी? मैंने तफ्तीशी कुरैत को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। जी, अमली कोशिश भी की थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मसलन? मैंने पूछा। क्या कोशिश की थी तुमने? मैं बाकायदा अकरम का रिश्ता लेकर उनके घर गई थी, उसने बताया। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। नरगिस की माँ भली मानस औरत है जी, वो थूक निगलते हुई बोली। वो इस रिश्ते के लिए बड़ी हद तक रजामंद थी क्योंकि वो अकरम के लिए नरगिस की पसंदीदगी से वाकिफ थी, लेकिन सिद्दीक मिस्त्री ने एक अजीब सा अड़ंगा लगा दिया था। सिद्दीक मिस्त्री? मैंने चौंके हुए लहजे में दोहराया। ये कौन है? सिद्दीक मिस्त्री नरगिस का बाप है जी, उसने बताया। इधर गांव ही में उसकी साइकिल मरम्मत की दुकान है, वो किराए पर भी साइकिलें देता है। ठीक है, मैंने कहा। अब ये बताओ कि नरगिस के रिश्ते के हवाले से उसने कौन सा अजीब अड़ंगा लगा दिया था? इस वक्त मेरा जहन मुख्तलिफ जावियों पर सोच विचार में मसरूफ था। दोहरे कत्ल की ये वारदात जहाँ इश्क और मोहब्बत की दास्तान रकम करती नजर आती थी, वहीं पर नफरत और खूनी इंतकाम का किस्सा सुनाती भी दिखाई देती थी। लिहाजा मुझे हर नुक्ते को खास खास अहमियत देना थी ताकि मैं इस दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल करके नरगिस और अकरम के कातिल तक रसाई हासिल कर सकूं। नूर बीवी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। सिद्दीक ने मुझसे कहा कि इसकी 2 बेटियां हैं। राबिया नरगिस से 8 साल बड़ी है। अगर उसने पहले नरगिस का रिश्ता दे दिया तो फिर राबिया की शादी में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, लिहाजा वो अकरम के लिए राबिया का रिश्ता देने को तैयार है। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोली, पूरा पिंड इस हकीकत से वाकिफ है जी कि राबिया का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। कोई पागल भी इससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदा भी ये बात समझ सकता है कि सिद्दीक मिस्त्री ने नरगिस के रिश्ते से इनकार करने के लिए राबिया की शर्त लगाई थी। फिर इसने एक और भी घटिया बात की। कौन सी घटिया बात? मैं पूछे बिना न रह सका। सिद्दीक ने मुझसे कहा कि राबिया का रिश्ता देकर भी वो मुझ पर बड़ा एहसान कर रहा है। नूर बीवी ने बताया, वरना जिस लड़के का बड़ा भाई कातिल हो और जेल में अपने जुर्म की सजा भुगत रहा हो, इससे कौन रिश्ता देगा? मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। मुख्तसरन ये कि सिद्दीक मिस्त्री ने नरगिस का रिश्ता न देने के लिए बहानाबाजी से काम लिया था। जी हाँ, यही हकीकत है, वो जोर देकर बोली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। सिद्दीक मिस्त्री ने बेटियों के रिश्तों के सिलसिले में जो उसूल बयान किया था, फिर खुद ही इस उसूल की नफी क्यों कर दी? कौन सा असूल जी? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। यही कि पहले बड़ी बेटी राबिया की शादी होगी और उसके बाद नरगिस की, मैंने वजाहत करते हुए बताया। नरगिस की अमीन के साथ मंगनी तो उसके उसूल के खिलाफ है ना? लोग अपने मफाद के लिए सारे उसूल और कायदे बदल लेते हैं जी, वो किसी फलसफी के मानिंद आंखें सुकेड़ कर बोली। मैंने आपको बताया है ना, सिद्दीक मिस्त्री एक लालची और हरीस इंसान है। अच्छा, मैंने ठोस अंदाज में कहा। नरगिस की शादी अमीन के साथ करने में इसकी कौन सी हिरस और लालच छुपी हुई थी? अमीन का बाप एक खुशहाल जमींदार है जी, और हम ठहरे गरीब मिस्कीन लोग, वो वजाहत करते हुए बोली। मुझे पता चला है कि इस रिश्ते की मद में सिद्दीक मिस्त्री ने लड़के के बाप मुराद अली से पूरे 2000 रुपये वसूल किए हैं। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। 2000 रुपये आजकल
बेशक एक मामूली सी रकम है, लेकिन उस ज़माने में जब का ये वाक़या रकम किया जा रहा है, ये 2000 बड़ी अहमियत के हामिल थे। इन दिनों औसत घराने का महीने भर का राशन लगभग 30 रुपये का आ जाता था। तनख्वाहदार तबके की माहाना आमदनी 40 से 60 रुपये तक होती थी। चांदी 10 रुपये और सोना 80-90 रुपये तोला हुआ करता था। नूर बीवी, अगर तुम्हारी तमाम बातों को मैं दुरुस्त तस्लीम भी कर लूँ, तो फिर भी एक बात मेरे जहन को उलझा रही है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कौन सी बात जी? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। यही कि अकरम और नरगिस के कत्ल में फजीलत या अमीन का हाथ हो सकता है। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुमने इन्हीं दो अफराद पर अपने शक का इजहार किया है ना? जी बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोली। नूर बीबी, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। नरगिस की अमीन के साथ मंगनी हो चुकी थी और मेरी हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक 2 माह बाद उनकी शादी होने वाली थी। अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि फजीलत और अमीन तुम्हारे बेटे से शदीद नफ़रत करते थे, लेकिन इस सूरत में तो इन्हें सिर्फ अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए था। नरगिस की मौत में इनका हाथ किस तरह हो सकता है? नरगिस को तो अमीन की होने वाली बीवी और फजीलत की होने वाली बहू थी। मैं आपकी सोच को गलत नहीं कहूँगी थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, लेकिन शायद आपको एक तल्ख हकीकत का पता नहीं। तल्ख हकीकत? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम किस हकीकत का जिक्र कर रही हो नूर बीबी? यह हकीकत के नरगिस और अमीन की शादी का फैसला मुराद अली का था, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोली। फजीलत इस रिश्ते के हक में नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उलझ कर रह गया। फजीलत अमीन की शादी अपनी छोटी बहन की बेटी जरीना से करने का इरादा रखती थी, उसने बताया, मगर मुराद अली की जिद और ज़बरदस्ती की वजह से अमीन की मंगनी नरगिस से हो गई। फजीलत और अमीन की नरगिस और अकरम से दुश्मनी के हवाले से जो फ़लसफ़ा नूर बीवी ने बयान किया वो आसानी से मुझे हज़म नहीं हुआ था। ताहम इस ख्याल से कि इसकी दिल आज़ारी न हो, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, ठीक है नूर बीवी, तुम फिक्र न करो, मैं पूरी दयानतदारी से इस मामले की तफ्तीश करूंगा और तुम देखोगी कि अकरम और नरगिस का कातिल बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। सोना रब करे ऐसा ही हो जी, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं थोड़ी देर और उसके पास बैठा, फिर वहां से चला आया। मैं थाने पहुंचा तो दोपहर हो रही थी। इस वक्त तक दोहरे कत्ल की इस वारदात की खबर पूरे गांव को हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठा, एक लहीम शहीम शख्स मुझसे मिलने आ गया। उसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। वो हाथ पांव का मजबूत, एक संजीदा तबा आदमी था। वो मेरे सामने आकर बैठा और अपना तारुफ कराते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम मुराद अली है। नरगिस की शादी मेरे बेटे अमीन से होने वाली थी। ओह, तो आप हैं मुराद अली? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आपका जिक्र तो सुबह से सुन रहा हूँ, अब मिल भी लिया। वो गहरी संजीदगी से बोला, थानेदार साहब, मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में हो रहा था या बुरे में? जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी। उसने कहा, जनाब, नरगिस तो 2 माह बाद बहू बनकर मेरे घर आने वाली थी। यह अचानक कौन सी कयामत टूट पड़ी है हम पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। ये वाकया किसी कयामत से कम नहीं, तीनों घरों के लिए। तीनों घरों? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। 2 घर तो समझ में आ रहे हैं, तीसरा कौन सा है? जो 2 घर आपकी समझ में आ रहे हैं वो कौन से हैं? मैंने मुराद अली की बात का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल कर दिया। एक घर तो है सिद्दीक मिस्त्री का, जहां से नरगिस की रुखसती होना थी, वो गंभीर अंदाज में बोला। दूसरा घर है मेरा, जहां नरगिस को बहू बनकर आना था। और तीसरा घर है, मैंने उसी के अंदाज में कहा, नूर बीवी का, जिसका जवान जहान बेटा नरगिस के साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया है। ओह, मुराद अली ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ये ठीक है कि नूर बीवी के घर में भी सफ़े मातम बिछ गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के पीछे हाथ भी उसी का है। नूर बीवी के बड़े वाशिकाफ अल्फाज में दोहरे कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के लिए अमीन और उसकी मां फजीलत को कसूरवार ठहराया था और मुराद अली नूर बीवी का कसूर गिनवा रहा था। मैं उससे पूछे बिना न रह सका, मुराद अली, इस वाक़े के पीछे नूर बीवी का हाथ कैसे हो सकता है? देखें जी, वो कदरे आगे को झुकते हुए बोला, पूरे गांव को इस हकीकत की खबर थी कि नरगिस और नूर बीवी के बेटे अकरम में पसंदीदगी का ताल्लुक था। ये बात मैं भी जानता था।
اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بیٹے کی نرگس کے ساتھ منگنی کر دی اور 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ نور بی بی اس واقعے کی ذمہ دار اس طرح ہے کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب نرگس کی امین کے ساتھ باقاعدہ منگنی ہو گئی اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی تو پھر نور بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اسے نرگس سے میل جول کے لیے روکے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو سختی سے اکرم کو منع کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نور بی بی کی مجرمانہ غفلت اور ڈھیل نے اکرم کو حوصلہ دیا اور اس نے نرگس سے ملنا جلنا جاری رکھا اور پھر پچھلی رات وہ دونوں بڑے دردناک انداز میں قتل کر دیے گئے۔ میں ان کی لاشیں تو نہیں دیکھ سکا، مگر دیکھنے والوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ عجیب بات ہے مراد علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس ثانیے کے لیے نور بی بی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور نور بی بی نے آپ لوگوں کے خلاف بیان دیا ہے۔ ہمارے خلاف؟ وہ تقریباً اچھل پڑا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اس نے دوہرے قتل کی اس واردات کے لیے امین اور فضیلت پر شک ظاہر کیا ہے۔ میں نے نور بی بی کا موقف بیان کر دیا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ برہمی سے بولا، امین اپنی ہونے والی بیوی کو کیوں قتل کرے گا؟ اور فضیلت، وہ قتل کی کسی واردات میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ کتنی فضول بات کی ہے اس نے۔ بات فضول ہے یا کارآمد، مگر نور بی بی اپنے بیان پر بڑی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اس کے مطابق فضیلت نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، وہ امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن خالدہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ امین بھی خالدہ کی بیٹی زرینہ کو پسند کرتا تھا۔ فضیلت اور امین نرگس کے رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ یہ سب کچھ آپ کی زبردستی کی وجہ سے ہوا تھا اور میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ صدیق مستری ایک حریص اور لالچی انسان ہے۔ بیٹی کی رشتے کے عوض اس نے آپ سے 2000 روپے بھی وصول کیے تھے۔ یہ بات بھی آپ کو نور بی بی نہیں بتائی ہوگی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے صدیق مستری کو 2000 روپے دیے تھے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن نور بی بی کے اس بیان میں کوئی حقیقت نہیں کہ صدیق مستری کوئی لالچی یا حریص انسان ہے۔ وہ رقم میں نے خود اپنی مرضی سے زبردستی سے دی تھی۔ میں جانتا ہوں صدیق کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں چاہتا تھا صدیق اپنی بیٹی کا ٹھیک ٹھاک انداز میں رخصت کرے۔ اگر اللہ نے مجھے صدیق کا کچھ بوجھ اٹھانے کی توفیق دے رکھی ہے تو میرے اس فعل میں برائی کا کون سا پہلو نکل آتا ہے؟ آپ نے جو کچھ کیا اس میں کوئی برائی نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک فضیلت اور امین کی بات ہے، وہ اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ درست ہے کہ فضیلت زرینہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا چاہتی تھی اور میں بھی زرینہ میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن میں اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس گریز کی کوئی خاص وجہ؟ میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اپنی سالی خالدہ اور اس کے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو کریدنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نرگس اور اکرم کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی سنجیدگی سے نفی میں گردن ہلائی، میں کسی پر الزام تراشی کر کے خود کو گنہگار نہیں کر سکتا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس لرزہ خیز واقعے کے لیے نور بی بی کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش تو کی ہے نا؟ میں نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں کہا، وہ اس حد تک کہ اگر نور بی بی نے اپنے بیٹے اکرم کو سمجھایا ہوتا تو وہ نرگس سے میل ملاقات ختم کر دیتا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس اور اکرم اپنے بیچ کا تعلق توڑ دیتے تو پچھلی رات اتنی بے دردی سے قتل نہ کر دیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اکرم سے زیادہ نرگس کا قصور ہے، میں نے کہا، اس کی آپ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، لہٰذا اسے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اس کی معمولی سی لغزش اس نوزائیدہ رشتے کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں آپ کے خیالات کی تردید نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہو چکی اور اس غلطی کے نتیجے میں 2 انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہلاک ہونے والوں کو تو کسی بھی صورت واپس نہیں لایا جا سکتا،
تاہم میری اولین کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد نرگس اور اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوا سکوں۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ جو بھی حکم کریں میں تیار ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کسی پر الزام لگا کر خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہیے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، یہ کسی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کسی دوست کی نہیں بلکہ دشمن کی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میرا ذہن کسی پرانی دشمنی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ پرانی دشمنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کا بڑا بھائی ولایت اس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، مراد علی گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے ہاتھوں 3 سال پہلے فرید نامی ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے مقتول پارٹی والوں کی طرف سے کسی نے کام دکھا دیا ہو۔ ولایت کی کہانی تو نور بی بی کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی ہے، میں نے کہا۔ کیا مقتول فرید کے گھر والے ابھی تک سعید نگر میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، مراد نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس واقعے کے بعد وہ سعید نگر کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مراد نے نرگس اور اکرم کے قتل کے حوالے سے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ میرے لیے سنسنی خیز اور دلچسپ تھا، لہذا میری قریت میں تیزی آ گئی۔ اکرم کے بڑے بھائی ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا اور ولایت اسی جرم میں جیل میں بند تھا۔ اب ولایت کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا، چنانچہ مقتول فرید کے خاندان کی جانب میرا دھیان جانا لازمی سی بات تھی۔ مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فرید کے قتل کے کچھ عرصے بعد تک تو وہ لوگ ادھر سعید نگر ہی میں رہے، پھر مقبول آباد چلے گئے۔ مقبول آباد میں فرید مقتول کے چاچے اور پھوپھیاں پہلے سے آباد ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ فرید کی ددھیال ہے۔ ان کا دادا تو اب زندہ نہیں، مگر زیادہ تر ددھیالی رشتے دار ادھر مقبول آباد ہی میں رہتے ہیں۔ مقبول آباد نامی وہ گاؤں قصبہ سعید نگر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، میں نے مراد علی سے پوچھا۔ فرید مقتول کے گھرانے میں کل کتنے افراد تھے؟ یہ کل 4 افراد کا کنبہ تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ 2 بھائی فرید اور انور، ان کا باپ یعقوب اور ماں غفور بی بی۔ فرید بڑا بھائی تھا، اس کے قتل کے بعد یہ گھرانہ 3 افراد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مقبول آباد میں بسنے والے مقتول فرید کے دیگر رشتے داروں کے بارے میں گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے۔ فرید علی جس حد تک ان لوگوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا، پھر پوچھ گچھ کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے میں نے اس سے استفسار کیا۔ مقتول فرید یا اس کے گھر کے کسی فرد کی نرگس یا اس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی تھی؟ نرگس اور اکرم کا قتل اس امر کی جانب بڑے واضح انداز میں اشارہ کرتا تھا کہ ان کا میل ملاپ کسی شخص کو پسند نہیں تھا۔ اگر اس واردات کی ذمہ داری مقتول فرید کے گھر والوں پر ڈالنے کے بارے میں سوچا جاتا تو پھر ان لوگوں کی نرگس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی ہونا لازمی بات تھی، مراد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جناب، تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ان کی نرگس یا صدیق مستری سے کوئی پرخاش رہی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ بتائیں امین کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جناب وہ گھر میں ہوتا تو میرے ساتھ آتا نا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس بیچارے کو تو کوئی خبر ہی نہیں کہ یہاں سعید نگر میں اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ تو کل صبح سے موزہ شاہکوٹ گیا ہوا ہے جناب، مراد علی نے جواب دیا۔ شاہکوٹ؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ یعنی آپ کی سالی خالدہ کے گاؤں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امین کا اپنی خالہ کی بیٹی زرینہ میں پسندیدگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہکوٹ میں کوئی صرف خالدہ کا ہی تو گھر نہیں ہے، وہاں میرے بھی کئی رشتے دار آباد ہیں۔ یوں سمجھیں کہ امین کی ددھیال وہاں بستی ہے اور امین مہینے میں 1 آدھ چکر وہاں کا لگاتا رہتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے پوچھنے لگا، دوہرے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ابھی تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے مراد علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔
अल्लाह करे ऐसा ही हो जनाब, उसने खुलूस दिल से कहा। मैं मजीद थोड़ी देर तक मुराद अली से बातचीत करता रहा, फिर उसे रुखसत कर दिया। उसने जाते जाते मुझे यकीन दिलाया कि इस वारदात के सिलसिले में जैसे ही कोई अहम खबर उसको मिली, वो सीधा मेरे पास आएगा। मुराद अली से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अमीन की ज़ात शक के दायरे से बाहर चली गई थी। वो बंदा अगर कल सुबह मौजा शाकोट गया था और अभी तक वो सईद नगर वापस नहीं लौटा था, तो इसका मतलब यही था कि कत्ल की इस वारदात में उसका कोई हाथ नहीं था। मैं पहले भी इसे इस मामले में मुलविस नहीं समझ रहा था। नरगिस और अकरम की मोहब्बत की कहानी पूरे गांव को मालूम थी। अगर अमीन के दिल में अकरम के लिए कोई दुश्मनी छुपी हुई होती तो वो इससे शादी से साफ इनकार कर सकता था, जबकि इसका दिल भी अपनी खालाजाद जरीना में अटका हुआ था। इसी तरह अमीन की वालदा फजीलत भी इस कार्रवाई से बिगड़ी दिखाई नहीं देती थी। गोया अकरम की वालदा नूर बीवी ने जो दावा किया था इसमें कोई दमखम नहीं था। बाकी बातें तो रहीं एक तरफ, अलबत्ता मुराद अली ने फरीद के बारे में और उसके ख़ानदान की तरफ जो इशारा किया था उसमें अच्छी खासी जान थी। इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि अकरम और नरगिस के कत्ल में इन लोगों में से किसी का हाथ हो। मैंने हवलदार सरफराज अहमद को अपने पास बुलाया और मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, सरफराज, तुम्हें इसी वक्त मकबूलाबाद रवाना होना है। अपने साथ एक कांस्टेबल को भी ले जाओ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे वहाँ जाकर अनवर और उसके घर वालों के बारे में मालूमात जमा करना है। अनवर की पिछली रात की सरगर्मियों की रिपोर्ट आपको पेश करना है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। लेकिन ये काम इतनी एहतियात से होना चाहिए कि इन लोगों को किसी किस्म का शक न हो। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो अपना सीना ठोकते हुए बोला। आपको इंशाल्लाह मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वेरी गुड। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर चौंके हुए लहजे में पूछा, सरफराज, उधर मकबूलाबाद में तुम्हारे रिश्तेदार भी तो रहते हैं ना? जी मलिक साहब, उसने उस बात में सर हिलाया। मेरी अम्मी के कुछ रिश्तेदार उधर रहते हैं। मैं सादा लिबास में उनसे मिलने ही जाऊंगा, लेकिन दरपर्दा मैं इस मिशन पर काम करूंगा जो आपने सौंपा है। हाँ, ये मुनासिब रहेगा, मैंने उसके मंसूबे को सराहते हुए कहा। तुम अपने साथ जिस भी कांस्टेबल को ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तुम्हारी पहली कोशिश तो निहायती एहतियात के साथ अनवर की सरगर्मियों का जायजा लेना है, और अगर तुम महसूस करो कि वो किसी भी हवाले से अकरम और नरगिस के कत्ल में मुलव्विस है तो तुम फौरन उसे गिरफ्तार भी कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें इस काम की मुकम्मल इजाज़त है। गिरफ्तारी के लवाजमात के साथ ही मकबूलाबाद का रुख करना। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैंने ज़रूरी हिदायत के साथ उसे रुखसत कर दिया। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने पास बुलाया और कहा, अब्बास, आज की रात तुम्हें बड़ी कड़ी ड्यूटी देनी है। आप हुक्म करें मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। ड्यूटी तो ड्यूटी है, कड़ी क्या और नरम क्या। अब्बास, तुम्हारी यही बातें मुझे मुतासिर करती हैं। मैंने तारीफी निगाह से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर एहसास जिम्मेदारी कूट कूट कर भरा हुआ है। काश पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हर शख्स तुम्हारे ही अंदाज में सोचने लगे। जनाब, ये तो आपकी मोहब्बत और मेहरबानी है, वरना मैं तो एक आम सा पुलिस एहलकार हूँ, वो सादगी से बोला। अब्बास, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आजकल शदीद सर्दी का मौसम है और रात में तो ठंड कयामत खेज हो जाती है। इसी ठंडी ठार रात में तुम्हें खुले में ड्यूटी देना है। दूंगा मलिक साहब, वो बड़े अज़म से बोला। आप हुक्म करें, कहाँ जाना है और क्या करना है? जाना तो है चौधरी फरजंद अली के खेतों में, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। इस कमरे के आसपास जहाँ पिछली रात नरगिस और अकरम मोहब्बत की कहानी रकम करते हुए कत्ल कर दिए गए थे, वो कमरा जहाँ चौधरी फरजंद अली के खेतों में काम करने वाले लोग मुख्तलिफ ज़राई आलात रखते हैं। ठीक है जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इस कमरे के इर्द गिर्द मौजूद रहकर वहाँ की निगरानी करूँगा, लेकिन ये तो बताएं, ये निगरानी किस नौइयत की होगी? बहुत अच्छा सवाल है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। देखो अब्बास, मैंने इस कमरे में इस मेहनत और महारत से तफ्तीश की है, इसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि कातिल जो कोई भी है वो आज की रात इधर का एक आध चक्कर ज़रूर लगाएगा। आला कत्ल अभी तक बरामद नहीं हो सका और मुझे यकीन है कि कातिल ने आला कत्ल को जाए वक़ुआ के करीब ही कहीं फेंका होगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो कमरे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, वो आसपास के इलाके में भी नज़र आ सकता है। जी,
मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब्बास अली ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैंने इसे चंद ज़रूरी हिदायत देने के बाद इस्तफसार किया। अब्बास, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि तुम इस काम के लिए मोर्चा कहाँ बनाओगे। मेरा मतलब है कि तुम कहाँ पर बैठकर निगरानी का काम करोगे। मुझे पता था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे, वो चमकती हुई आंखों के साथ बोला। मलिक साहब, जब आपने इस कमरे और निगरानी का जिक्र किया था तो मेरे जहन ने फौरन फैसला कर लिया था कि ये काम मुझे किस मकाम पर बैठकर करना होगा। आप सुनेंगे तो मुझे दाद देंगे। मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। बताओ, कहाँ बैठकर तुम जाए वकुआ की निगरानी करोगे। आपको अच्छी तरह मालूम है जनाब कि मज़कूरा कमरा खेतों के आखिरी किनारे पर वाक़ है, अब्बास वजाहत करते हुए बोला, और इस कमरे से दरियाए रावी चंद कदमों के फासले पर वाक़ है। आपने जब दरिया के अंदर पड़ी अकरम और नरगिस की लाशों का मुआयना किया तो ये बात आपके मुशाहिदे में ज़रूर आई होगी कि दरियाए रावी के किनारे थोड़े थोड़े फासले पर टहली, शीशम और कीकर के बुलंदोबाला दरख्त लगे हुए हैं। और बस अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोक दिया। मैं समझ गया तुम इन्हीं में से किसी एक दरख्त पर बैठकर जाए वकुआ की निगरानी के बारे में सोच रहे हो। दुरुस्त फरमाया आपने, वो बड़ी शिद्दत से सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। कीकर के दरख्त पर तो कांटों का खतरा कदम कदम पर मौजूद है। मैं इस काम के लिए टाहली के दरख्त का इंतखाब करूंगा। अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन लूंगा और साथ में ओढ़ने के लिए गर्म कंबल भी ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहुत खूब, मैंने खुश होते हुए कहा। अब्बास, तुम्हारा मंसूबा मुझे पसंद आया है। शुक्रिया मलिक साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। ठीक है, तुम भी अभी से रात वाले मिशन की तैयारी शुरू कर दो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। ओके मलिक साहब। उसने मुझे सल्यूट किया और कमरे से निकल गया। अब्बास के जाने के बाद मैं नरगिस और अकरम के कत्ल के बारे में सोचने लगा। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि कातिल जो कोई भी था, इसे नरगिस का अकरम के साथ मिलना जुलना सख्त नापसंद था। इस सिलसिले में जो नाम अभी तक मेरे सामने आए थे, इनमें अमीन सर फहरिस्त था। नरगिस उसकी मंगेतर थी। जाहिर है अकरम के साथ उसका मेल जोल अमीन को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अमीन तो गुज़िश्ता रात सईद नगर में मौजूद ही नहीं था। जाए वकुआ से उसकी गैर मौजूदगी उसकी बेगुनाही को साबित कर रही थी। दूसरा ज़ाविया अकरम का था। दोहरे कत्ल की ये वारदात अकरम के किसी दुश्मन की कार्रवाई भी हो सकती थी। वो अकरम की जान लेने जाए वकुआ पर पहुंचा हो और पहचान लिए जाने के खौफ से उसने नरगिस का काम भी तमाम कर दिया हो। इस हवाले से सरेदस्त मकतूल फरीद का ख़ानदान सामने आया था और मैंने हवलदार सरफराज को इस ख़ानदान की खबरगिरी के लिए मकबूलाबाद रवाना कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो कोई न कोई खबर लेकर आएगा। सईद नगर में मौजूद लोगों, खासतौर पर मुतल्लिका अफराद को मैं अच्छी तरह टटोल चुका था, लेकिन अभी तक कातिल के हवाले से कोई सुराग मेरे हाथ नहीं लग सका था। सिर्फ एक पार्टी को चेक करना बाकी था और वो थे नरगिस के वालिदैन। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और सिद्दीक मिस्त्री के घर पहुंच गया। दरवाजे के बाहर ही से मुझे रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई दी। पूछने पर पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्दीक मिस्त्री और उसकी बीवी फतेहपुर से वापस आए हैं। जवान जहान बेटी की मौत का सुनकर इन पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। घर के अंदर से उठने वाली आहो बका इसी सिलसिले में थी। मेरी आमद की इत्तला अंदर पहुंची तो मुराद अली मुझे अपने साथ घर में ले गया। वो अपने होने वाले बल्कि अब कभी न हो सकने वाले समधी के घर में उसकी दिलजोई के लिए आया हुआ था। मैं मुराद अली के साथ सिद्दीक मिस्त्री की बैठक में पहुंच गया। वो एक छोटा सा मकान था। घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे पहलू व पहलू बने हुए थे। सामने वाले हिस्से में एक बैठक नुमा कमरा था जहां मैं इस वक्त बैठा हुआ था। बीच में औसत दर्जे का सहन था। घर के अंदर से उठने वाली आवाज़ों से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन किसी दुश्वारी का सामना न हुआ कि वहां दर्जन भर अफराद मौजूद थे, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों की थी। मुराद अली जल्द ही सिद्दीक मिस्त्री और उसकी बीवी आसिया को मेरे पास बैठक में ले आया। सिद्दीक मिस्त्री एक दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। उसकी सेहत को तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता था, जबकि उसके मुकाबले में आसिया खासी तनुमंद औरत थी। आसिया फरबा अंदाम और गोरी चिट्टी थी, जबकि सिद्दीक मिस्त्री का रंग गंदुमी और वो भी झुलसा हुआ गंदुमी था। ताहम इन लम्हात में वो दोनों बेहद परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। मुराद अली ने मेरी तरफ ये देखते हुए कहा, थानेदार साहब, अगर आप तन्हाई में नरगिस के माँ बाप से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बाहर चला जाता हूँ।
نہیں نہیں، میں نے گردن نفی میں ہلائی، اس کی ضرورت نہیں، آپ کے یہاں موجود رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ صدیق مستری اور آسیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں تسلی دلاسا دیا اور کہا، مجھے نرگس کی اندھوناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے، آسیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہماری خوشیوں کو کسی شیطان کی نظر کھا گئی ہے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، صدیق مستری نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بہنوں کو ٹھیک ٹھاک ہنستا کھیلتا گھر میں چھوڑ کر گئے تھے اور واپس آئے ہیں تو نرگس کی موت کی خبر سننے کو ملی ہے۔ ظاہر ہے بیٹی کی موت کا انہیں دکھ تھا، اسی لیے وہ دکھی بھی ہو رہے تھے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور تھا، لہٰذا بڑے ٹھوس انداز میں نے ان سے کہا، میں آپ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش بھی ضروری ہے، اور تفتیش یہ کہتی ہے کہ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، اسے ان دونوں کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں ضرور میری مدد کریں گے۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ مدد کہ نرگس سے اکرم کا ملنا جلنا کس شخص کو ناپسند تھا؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا تو میں ابھی اس شیطان کی اولاد کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی، آسیہ غصیلے لہجے میں بولی۔ آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد نرگس کے قاتل کو گرفتار کریں، آپ تو الٹا ہم پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آسیہ بہن، مراد علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب تو معمول کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا، بلکہ آپ کی کوتاہیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہماری کوتاہیاں؟ صدیق مستری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آسیہ نے برہمی سے کہا، ہم نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ آپ لوگوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سنگین غلطی کا ذرا سا بھی احساس نہیں۔ غفلت؟ کیسی غفلت تھانے دار صاحب؟ صدیق مستری الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نمبر 1، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب پورا گاؤں جانتا ہے تو آپ دونوں کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور وہ چوری چھپے آپس میں ملتے بھی تھے۔ ان کا میل ملاپ درست تھا یا غلط، یہ موقع اس بحث میں پڑنے کا نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی منگنی مراد علی کے بیٹے امین سے کر دی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو آپ نے اس کی سرگرمیوں پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ اکرم سے تعلق اس کی آنے والی زندگی کے لیے زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات نرگس کو اچھی طرح سمجھائی تھی، آسیہ نے بتایا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ اکرم سے کبھی نہیں ملے گی۔ لیکن گزشتہ رات والی خوفناک واردات اس بات کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ نرگس اور اکرم چودھری فرزند علی کی زمینوں میں بنے ہوئے کمرے میں گئے تھے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جائے وقوع کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا ہے۔ نرگس اور اکرم کو اسی کمرے کے اندر کسی تیز دھار آلے کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ بعد ازاں ان کی لاشوں کو کھیت میں گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ نرگس رات کی تاریکی میں اکرم سے ملنے کھیتوں والے اس کمرے میں پہنچی تھی، جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرگس آپ لوگوں کی بیٹی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ فعل آپ کی غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوگا۔ کل ہم لوگ فتح پور گئے ہوئے تھے، صدیق مستری نے کمزور سی آواز میں کہا۔ رات کو واپس نہیں آ سکے تو نرگس کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگوں کا فتح پور جانا بہت ضروری تھا تو رات کو ہر صورت واپس آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی، نرگس اس کا خیال رکھتی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رات کو واپسی نہیں ہو سکے گی تو آپ کو گھر میں خاندان کی کسی سیانی عورت کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آسیہ نے کہا، واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ گیا، میں نے تلخی سے کہا۔
اب آپ لوگوں کی غلطی کی تلافی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق مستری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بہت ہی آسانی سے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ صرف مجھے اس شخص یا ان لوگوں کے نام بتائیں جو نرگس اور اکرم کے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کا ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، صدیق مستری نے جواب دیا۔ میں نے آسیہ کو زور دے کر کہا تھا کہ وہ نرگس کو سمجھائے اور اس اللہ کی بندی نے سمجھایا بھی تھا۔ آسیہ نے جب مجھے بتایا کہ نرگس نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب کبھی اکرم سے نہیں ملے گی تو میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے اکرم کی ماں سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ جی، کئی بار کی تھی، آسیہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ بڑے الٹے دماغ کی بڈھی ہے۔ الٹے دماغ کی بڈھی؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا۔ میں بتاتا ہوں جناب، صدیق مستری نے کہا۔ نور بیوی کچھ عرصہ پہلے نرگس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر نرگس کی امین سے منگنی ہو گئی۔ نور بیوی اس بات سے چمٹی ہوئی ہے کہ میں نے اکرم کو نرگس کے رشتے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اکرم کو سمجھانے کے بجائے الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہتی تھی۔ اکرم اگر باز آ جاتا تو نرگس کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی اور آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جناب، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، سب سے زیادہ قصور اسی نور بیوی کا ہے، مراد علی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ صدیق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر نور بیوی عقل مندی سے کام لیتی تو معاملات کو سنبھالا جا سکتا تھا، لیکن اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نرگس اور اکرم سمجھائے جانے کی منزل سے بہت آگے جا چکے ہیں، انہیں واپس لانا بھی کسی طور ممکن نہیں، اب تو صرف اور صرف ان کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ تینوں باری باری ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ میں نے گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے کوریج جاری رکھی۔ بالآخر آسیہ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھی مراد علی بھی چونک اٹھا تھا کیونکہ وہ بھی اس واقعے سے آگاہ نہیں تھا۔ یہ چند روز پہلے کا واقعہ تھا۔ ان دنوں نرگس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ نرگس اکرم کو پسند کرتی تھی، مگر گاؤں میں ایک اور شخص بھی ایسا تھا جو نرگس کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتا تھا، اور اس نوجوان کا نام تھا صفدر۔ صفدر کا تعلق بھی سعید نگر ہی سے تھا۔ وہ جلال الدین قمار کا بیٹا تھا۔ صفدر کہنے کو نوجوان تھا، مگر اس کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ صحت کا اس سے خدا واسطے کا بیل رہا ہوگا، دھان پان اور لاغر سا۔ اکرم کو جب پتہ چلا کہ صفدر بھی نرگس کا امیدوار ہے تو وہ غصے میں آ گیا، کیونکہ نرگس نے اکرم سے صفدر کی شکایت بھی کر دی تھی۔ نرگس کے مطابق صفدر اسے دیکھ کر گھٹیا قسم کی حرکتیں بھی کرتا تھا۔ اکرم اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا اور اس نے صفدر کی بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی لگا دی تھی۔ صفدر کا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ اکرم کے مقابلے میں بہت کمزور تھا، لہٰذا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اکرم بے دریغ اسے پیٹتا رہا اور وہ مار کھاتا چلا گیا۔ مراد علی کو اتنی خبر تو تھی کہ گاؤں کے دو لڑکوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دنگا فساد کے پیچھے وہی لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ چند روز بعد وہ اپنے بیٹے کے لیے جس کا رشتہ مانگنے والا تھا۔ آسیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے صدیق مستری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہتے ہو صدیق؟ کیا صفدر ان دونوں کا قاتل ہو سکتا ہے؟ لگتا تو نہیں جناب، اس نے جواب دیا، اس میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی۔ اکرم نے اسے جتنے برے انداز میں پیٹا تھا، اگر اس میں جرأت ہوتی تو اس کا ہاتھ روکنے کی ضرور کوشش کرتا۔ اکرم نے جس وحشیانہ انداز میں صفدر کی پٹائی کی تھی، اسی کے پیش نظر میں اس زاویے پر سوچ رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ صفدر کی پٹائی چونکہ نرگس کی وجہ سے ہوئی تھی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے کسی موقع کے انتظار میں ہو۔ پچھلی رات اسے یہ موقع میسر آ گیا اور اس نے نرگس اور اکرم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسا سوچنا عین منطقی اور فطری عمل ہے تھانے دار صاحب، مراد علی نے کہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صفدر ایسی جرأت کا مظاہرہ کر سکتا ہو۔ میں نے صفدر کو دیکھ رکھا ہے جناب، وہ چڑیا کے دل والا ایک کمزور سا لڑکا ہے۔ بہرحال میں اس چڑی مار صفدر کو ضرور چیک کروں گا، میں نے کہا۔ آپ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس بتائیں۔ صدیق مستری نے فوراً ہی میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ میں اٹھنے لگا تو آسیہ نے گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ تو بتا دیں کہ نرگس کی لاش کب تک ہمیں مل جائے گی؟ اس کی ڈولی تو نہیں اٹھ سکی؟
और वो ये कह के रोने लगी। बैठक की फजा में सन्नाटा छा गया। आसिया की बात ने सबको गमज़दा कर दिया था। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कि कल शाम से पहले दोनों लाशें अस्पताल से थाने पहुंच जाएंगी। इसके बाद नरगिस की लाश को आपके घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, सिद्दीक मिस्त्री ने तशक्कुर आमेज अंदाज में कहा और मेरे साथ ही उठ खड़ा हुआ। मैं इन्हें तसल्ली तशफ़ी देने के बाद घर से निकल आया। जब मैं थाने पहुंचा तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो मौसम सरमा के दिन थे। दिन छोटा और रात तवील और ठंडी ठार। मैंने थाने में फैले हुए अपने मामलात को समेटा और क्वार्टर में आ गया। मेरा क्वार्टर थाने के पिछवाड़े में वाक़ था। जब मैं थाने से उठा तो कांस्टेबल अब्बास अली मेरे सौंपे गए मिशन पर रवाना हो चुका था। मैंने रात का खाना खाया, इशा की नमाज अदा की और गर्म लिहाफ में दुबक गया। दिन पूरा मेरा भाग दौड़ में गुजरा था और बदन थकन से चूर था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रात में देर तक जागता रहा और दोहरे कत्ल की इस पुरअसरार वारदात के बारे में सोचता रहा। नरगिस और अकरम का कत्ल कोई गैर मामूली वाक़या नहीं था, यह खासा उलझा हुआ मामला था। नूर बीबी नरगिस और उसके घर वालों से खफा थी। अगर उसने अपनी खफगी निकालने के लिए नरगिस को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा होगा तो फिर अकरम के कत्ल का कोई मायने और जवाज़ नहीं होता था। यूं ही अगर देखा जाता तो सिद्दीक मिस्त्री और आसिया को अकरम की हरकतें सख्त नापसंद थीं। उसने इनकी बेटी नरगिस को अपने हाथों का खिलौना बना रखा था। अगर वो दोनों मियाँ बीवी इनमें से कोई एक अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता तो फिर वो नरगिस की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तीसरा घर मुराद अली का था, जहाँ नरगिस को ब्याह कर जाना था। इन लोगों को भी अकरम से तो शदीद तरीन नफरत हो सकती थी, मगर वो नरगिस को जानी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो लोग भी शक के दायरे से बाहर निकल जाते थे। अब तक की तफ्तीश से जो नताइज सामने आए थे, इसकी रोशनी में मुझे हवलदार सरफराज अली की वापसी का इंतज़ार करना था। ऐन मुमकिन था कि वो अनवर के हवाले से किसी सनसनीखेज खबर के साथ लौटे। इसके साथ ही मुझे आइंदा रोज़ दो अहम काम भी सरअंजाम देने थे। नंबर 1, आला कत्ल की तलाश का दायरा वसी करने की ज़रूरत थी। किसी भी कत्ल की वारदात में आला कत्ल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जिसकी बाजियाबी के बाद कातिल तक पहुंचना निस्बतन आसान हो जाता है। नंबर 2, कल सुबह पहली फुर्सत में मुझे जलालुद्दीन कुम्हार के बेटे सफदर को थाने बुलाकर उससे कड़ी पूछताछ भी करना थी। इस वारदात से कुछ अर्सा पहले सफदर और अकरम में शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने सफदर को खासा जिस्मानी नुकसान पहुंचाया था। इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि सफदर ने किसी गहरी मंसूबाबंदी के बाद अकरम और नरगिस को ठिकाने लगा दिया हो। अगरचे वो नरगिस का तलबगार था, ताहम इसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि अकरम के होते हुए नरगिस को हासिल नहीं किया जा सकता। ज़ोर ज़बरदस्ती का एक तजुर्बा उसने करके देख लिया था, जिसमें उसे बुरी तरह हजीमत उठाना पड़ी थी। अगली सुबह बड़ी हंगामा परवर साबित हुई। चौधरी फरजंद अली की हवेली में गुज़िश्ता रात चोरी की बालफाज दीगर डकैती की एक खौफनाक वारदात हो गई थी। दिन का इब्तिदाई हिस्सा इसी सिलसिले की भागदौड़ में गुजर गया, लेकिन डकैती की इस वारदात का ज़ेर नज़र दोहरे कत्ल की वारदात के साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था। थाने में बैठने का मौका दोपहर के बाद ही नसीब हुआ था। मैं अपने कमरे में आया ही था कि अकरम की बूढ़ी माँ नूर बीबी मुझसे मिलने आ गई। मैंने उसे अपने पास बुला लिया। वह खासी उजड़ी पुजड़ी दिखाई देती थी। सबसे पहले उसने मुझसे अपने मकतूल बेटे के बारे में ही सवाल किया। थानेदार साहब, अकरम की लाश कब तक हमें वापस मिल जाएगी? किसी भी मकतूल की लाश के हवाले से इस किस्म के बुरसा को सवाल का जवाब देना बड़ा तकलीफ दे और दिल गिरफ्तार होता है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह इसका जवाब भी देना ही पड़ता है। मैंने नूर बीबी की आंखों में देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक दोनों लाशें सरकारी अस्पताल से थाने पहुंच जाएंगी, और अगर देर भी हुई तो कल लाजमन आ जाएंगी। तुम इस सिलसिले में परेशान नहीं होना, जैसे ही वो आएंगी मैं तुम्हें इसकी इतला दे दूंगा। उसने एक अफसरदा सी सांस खारिज की, फिर पूछने लगी, थानेदार जी, अकरम के कातिल के बारे में कुछ पता चला? आपने अभी तक अमीन और फजीलत को गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा सवाल किया है तुमने नूर बीबी।
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضیلت اور امین کو میں نے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ میری تفتیش کے مطابق فضیلت قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں ہے، اور جہاں تک امین کا تعلق ہے تو جس رات نرگس اور اکرم کو قتل کیا گیا، امین سعید نگر سے کوسوں دور موضع شاہ کوٹ میں تھا۔ اب میں آتا ہوں تمہارے سوال کے پہلے حصے کی جانب۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا ہے کہ اکرم کے قاتل کے بارے میں پتہ چلا یا نہیں، تو جب مقتول کے وارث ہم سے اہم باتوں کو چھپائیں گے تو پولیس کس طرح قاتل کا سراغ لگا سکے گی؟ مقتول کے وارث؟ وہ بھونچکا نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نور بی بی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن اکرم کی وارث تو میں ہوں۔ اس کی حیرانی دو چند ہو گئی۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور نہ ہی چھپانے کی کوشش کی۔ آپ کا اشارہ شاید صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کی جانب ہے۔ نہیں نور بی بی، میرا اشارہ صرف اور صرف تمہاری طرف ہے۔ مگر میں نے آپ سے کون سی اہم بات چھپائی ہے؟ اس کی الجھن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا تم اسی گاؤں میں بسنے والے کسی نوجوان صفدر کو جانتی ہو؟ صفدر؟ وہ چونکی۔ آپ جلال الدین کمہار کے لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ صفدر کو کیا ہوا ہے جی؟ کیا یہ سچ ہے نور بی بی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ کچھ عرصہ پہلے صفدر اور اکرم کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے مار مار کر صفدر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں سمجھی یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ نرگس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا نا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو یہ قصہ آسیہ نے سنایا ہوگا۔ کسی نے بھی سنایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اکرم اور صفدر کے درمیان نرگس کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا اور اکرم نے مار مار کر صفدر کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ کر سکا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس نے موقع ملتے ہی اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ صفدر نے نرگس اور اکرم کو قتل کیا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک امکان ہے۔ میں ابھی صفدر کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اس کی تسلی کے لیے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کل اپنے تھانے کے عملے کے 2 افراد کو مقبول آباد بھی روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے کوئی حوصلہ بخش رپورٹ آئے گی۔ مقبول آباد کا ذکر سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے بولی، وہاں آپ نے 2 بندوں کو کیوں بھیجا ہے جی؟ تمہارے بڑے بیٹے ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا نا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ فرید کا چھوٹا بھائی انور اور اس کے ماں باپ سعید نگر جانے کے بعد مقبول آباد میں بس گئے تھے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس دوہرے قتل میں انور کا ہاتھ نہ ہو۔ اس نے اپنے بڑے بھائی فرید کا بدلہ لینے کے لیے اکرم اور اس کی محبوبہ کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا ہو۔ ہاں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ایسا ہو سکتا ہے، میرا تو ادھر دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے مقبول آباد والی بات صرف تمہیں بتائی ہے نور بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ خواہ تفتیش میں روک پڑے گی۔ آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں یہ راز کسی کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گی۔ آپ تو میرے اکرم کی قتل کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے پھانسی کی سزا دلوا دیں تاکہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم زیادہ فکر مند نہیں ہو، میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قتل کا معمہ حل کر لوں گا۔ پھر میں نے نور بی بی کو تشفی دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ نور بی بی کی اپنی ایک مخصوص سوچ تھی، وہ جب بھی اس واردات کے مجرم کی گرفتاری یا اسے سزا دلوانے کی بات کرتی تھی تو اس کے منہ سے اکرم کا قاتل کے الفاظ ہی خارج ہوتے تھے۔ کبھی اس نے نرگس کا قاتل یا نرگس اور اکرم کا قاتل کے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اس کے اس رویے سے خود غرضی اور نرگس سے اس کی قلبی عداوت جھلکتی تھی۔ وہ ایک اور معاملے میں بھی اسی سوچ کی حامل دکھائی دیتی تھی۔
उसने बड़े बाशिगाफ अल्फाज में कहा था कि मैं जल्द से जल्द अकरम के कातिल को गिरफ्तार करके इसे अदालत से फांसी की सज़ा दिलवाऊं ताकि उसका कलेजा ठंडा हो जाए। इन जज्बात का इजहार करते हुए वो ये बात भूल गई थी कि गफूर बीबी भी एक माँ है और उसके सीने में भी एक कलेजा मौजूद है। अगर विलायत को फरीद के कत्ल की सज़ा के तौर पर फांसी दे दी जाती तो यकीनन इससे गफूर बीबी के सीने में ठंड पड़ना थी। बहरहाल इंसानी जज्बात और एहसासात एक वसी मौजू है। जिस दौरान मैं नूर बीबी से बातें कर रहा था, मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने कमरे के सामने से गुजरते हुए देखा था। वो मुझे खासा बेचैन नजर आया। अब्बास अली को मैंने गुज़िश्ता रात चाय वकुआ की निगरानी की ड्यूटी सौंपी थी। नूर बीबी के जाने के फौरन बाद मैंने अब्बास अली को अपने पास बुला लिया। उसने मेरे कमरे में आकर सल्यूट किया तो मैंने कहा, बैठ जाओ अब्बास। वो मेरे मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। उसके चेहरे पर दबा दबा खौफ और उभरा उभरा जोश दिखाई देता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब्बास, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आए हो। आप गलती कर ही नहीं सकते मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। खबर ऐसी है कि आप सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। उसने फड़क उठेंगे के अल्फाज कुछ इस तरह कहे थे कि वाक़ियतन फड़क उठने को दिल चाहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर देर किस बात की है अब्बास, जो भी सनसनीखेज खबर लाए हो बयान करो। मलिक साहब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मैंने आले कत्ल का सुराग लगा लिया है। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। वो एक कुल्हाड़ी है जनाब, वो इंकिशाफ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला। मुझे यकीन है कि नरगिस और अकरम को इसी कुल्हाड़ी की मदद से मौत के घाट उतारा गया। तुमने वो कुल्हाड़ी कहाँ और किसके पास देखी है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। नवीद के पास जनाब, उसने जवाब दिया। ये नवीद कौन है? मैंने पूछा। नवीद शौकत अली का जवान बेटा है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। शौकत अली चौधरी फरजंद अली का खास आदमी है। वो खेतों की देखभाल करता है, इसके साथ मदद के लिए रहमत और कादिर भी होते हैं। आपने खेतों के बीच बने जिस अकलौते कमरे की निगरानी का मुझे हुक्म दिया था ना जनाब, इस कमरे की बड़ी अहमियत है मलिक साहब। जोश जज्बात ने अब्बास अली के बयान को उलझा दिया था। मैंने उसकी वजाहत के जवाब में कहा, हाँ, इस कमरे की अहमियत तो है। जाहिर है इसी कमरे के अंदर नरगिस और अकरम को मौत के घाट उतारा गया है। जी हाँ, ये बात तो है, वो कतरे संभले हुए लहजे में बोला। लेकिन मैं आला कत्ल की बात कर रहा हूँ। नवीद ने वो कुल्हाड़ी इस कमरे के अंदर से निकाल कर दरिया के किनारे जमीन में दबा दी है। क्या मतलब है अब्बास? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जरा आराम से ठहर ठहर कर तसल्ली से मुझे बताओ कि रात तुमने क्या क्या मंजर देखा है। उसने 2-3 गहरी सांसें लीं, फिर बड़े रब्त के साथ बताने लगा। मलिक साहब, मैंने चाय वकुआ की निगरानी के लिए एक टहली के दरख्त का इंतखाब किया था। वो खासा घना दरख्त था। मैं अंधेरा होते ही बाइस्तगी इस दरख्त पर नशिश जमा कर बैठ गया। मैं दरख्त के जिस तने पर जमकर बैठा था, वहां से वो कमरा और दरिया का किनारा बड़ी वजाहत के साथ नजर आता था। आधी रात के लगभग मैंने एक साए को खेतों में से निकलकर मज़कूरा कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा तो चौंक पड़ा। तारीकी की वजह से मैं इसे पहचान नहीं सकता था, ताहम मैंने पूरी तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिलाए बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। वो बंदा सीधा कमरे की जानिब बढ़ रहा था और साथ ही मुख्तात अंदाज में दाएं बाएं भी देखता हुआ जा रहा था। साफ जाहिर था कि वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता है जिसे दूसरों की नज़रों से छुपाना ज़रूरी हो। वो कमरे के सामने आकर रुका तो उसके घूंघरियाले बालों ने मुझे चौंका दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो सईद नगर का ही रहने वाला हो। ताहम इतने फासले से मैं इसकी शक्ल पहचान नहीं सकता था। एक बार जी में आई कि मैं टहली से नीचे उतरकर उसका ताक़ुब करूं, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना इरादा बदल दिया और ये मैंने ठीक ही किया था, वरना शायद मैं वो हकीकत जानने में कामयाब ना हो पाता जो अभी आपको बताने वाला हूँ। कांस्टेबल अब्बास अली किस्तों में इंकिशाफ कर रहा था, लेकिन मैंने उसे टोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वो दोबारा गोया हुआ। मलिक साहब, मेरे देखते ही देखते घुंघरियाले बालों वाला वो बंदा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकला तो मैं उसके हाथ में कोई चमकदार चीज़ देखकर चौंक उठा। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई कुल्हाड़ी थी। उसने मज़कूरा कुल्हाड़ी को बड़ी एहतियात के साथ थाम रखा था। कमरे से निकलने के बाद भी उसने चौकन्ना नज़र से गिरदोपेश का जायज़ा लिया, फिर दरिया के किनारे की जानिब बढ़ने लगा। 1 मिनट अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से कांस्टेबल को मज़ीद बोलने से रोक दिया और कहा,
मैंने इस कमरे का बड़ी अच्छी तरह मुआयना किया था, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई कुल्हाड़ी, बर्छी या डंडा सोटा नजर नहीं आया था। हो सकता है जनाब, अब्बास ने ख्याल आराई की, इस कुल्हाड़ी को छत की कड़ियों के बीच कहीं फंसाकर छुपा दिया गया हो। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम बताओ, घुंघराले बालों वाले कुल्हाड़ी बरदार शख्स ने फिर क्या किया? वो दरिया की जानिब बढ़ते हुए जब इस टहनी के करीब से गुजरा जिसके ऊपर मैं नशिश जमाए बैठा था, तो मुझे उसके चेहरे को करीब से देखने का मौका मिला और मैंने फौरन उसे पहचान लिया। अब्बास अली ने सनसनीखेज अंदाज में बताया। वो शौकत अली का बेटा नवेद था। ओह, मैंने गहरी सांस ली, फिर कहा, क्या हुआ? क्या तुमने दरख्त से उतरकर नवेद का ताकुब किया या टहनी पर बैठे बैठे ही उसकी निगरानी करते रहे थे? इरादा तो मेरा यही था कि दरख्त से नीचे उतर आऊं, उसने जवाब दिया, और दबे पाऊं नवेद का पीछा करूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। क्यों? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। इसकी जरूरत ही पेश नहीं आई मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। नवीद दरिया के किनारे पर पहुंच के रुक गया था। मैं समझ गया कि वो कुल्हाड़ी को ठिकाने लगाने के इरादे से वहां पहुंचा था। दरिया का किनारा दरख्त पर बैठे बैठे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था, लिहाजा मैं तवज्जो से उसकी कार्रवाई देखने लगा। मैंने सोचती हुई नजर से अब्बास को देखा और पूछा, नवेद ने दरिया के किनारे क्या कार्रवाई की है? नवेद ने दरिया के किनारे पर एक जगह जमीन को खोदा और कुल्हाड़ी को खुदी हुई जगह पर रखकर मट्टी बराबर कर दी, अब्बास अली ने जवाब दिया। ऊपर से उसने जमीन ऐसे करती थी कि पता न चले यहाँ की मट्टी खोदकर कुछ दबाया गया है। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है नवीद ने वो कुल्हाड़ी किस मकाम पर दबाई थी? मैं सीधा होकर बैठ गया। तुम मज़कूरा मकाम की निशानदही कर सकते हो? 101% कर सकता हूँ मलिक साहब, वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला। आप अभी चले मेरे साथ, मैं आपको इस जगह पर पहुंचा देता हूँ। मैं ज़रूर चलूँगा तुम्हारे साथ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। पहले तुम अपनी कहानी मुकम्मल कर लो, हो सकता है इसमें कोई और काम की बात निकल आए। नवीद ने कुल्हाड़ी को ज़मीन में दबाने के बाद क्या किया था? वो जिधर से आया था उधर ही लौट गया, अब्बास ने बताया। वापसी में उसने अपनी तमाम तर एहतियात को बाला ताक रख दिया था और तेज तेज कदमों से गांव की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने किता कलामी करते हुए पूछा, क्या तुम फिर भी दरख्त के ऊपर ही बैठे रहे थे? नहीं जनाब, उसने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। अब टहनी के ऊपर बैठे रहने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा मैं फौरन नीचे उतर आया और महफूज फासला रखकर नवीद का ताकुब करने लगा। क्या नवीद सीधा अपने घर गया था? मैंने पूछा। उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं मलिक साहब, गांव में दाखिल होने के बाद उसने अपने घर का रुख नहीं किया, बल्कि अपने घर की मुखालिफ सिमत में निकलते हुए वो बेरी वाले खूह की जानिब बढ़ गया था। मैंने उसका ताकुब जारी रखा और बेरी वाले खूह से थोड़े फासले पर पहुंचकर रुक गया। खूह पर गांव ही का एक नौजवान नवेद का मुंतजिर था। दोनों में मुख्तसर सी बात हुई। इनकी आवाज़ मेरी समात तक नहीं पहुंच सकी थी। वो दोनों वापसी के लिए मुड़े तो मैं उचक्कर एक दरख्त की ओट में हो गया। वो इसी सिमत पलटे थे। अगर मैं फौरी तौर पर खुद को तने की आड़ में न छुपाता तो मेरे देख लिए जाने के कभी इम्कानात थे। वो लम्हे भर को थमा तो मैंने फौरन सवाल कर दिया, वापसी में तो वो दोनों तुम्हारे बहुत करीब से गुजरे होंगे? जी हाँ मलिक साहब, उसने इस बात में सर हिलाया और मेरे सवाल की तह में पहुंचते हुए बोला। मैंने सांस रोक ली थी जनाब, और जब नवेद मेरे नज़दीक से गुजरा तो मुझे उसके दुबले पतले साथी को पहचानने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। कौन था वो? मैंने मुतजस्सिस अंदाज में इस्तफसार किया। वो सफदर था जनाब, अब्बास ने सादगी से जवाब दिया। इसके इस सादा से जवाब ने मेरे अंदर सनसनी भर दी थी। मेरे रगों पे में करंट सा दौड़ने लगा था। मैंने यकबार की पूछा, तुम जलालुद्दीन कुम्हार के दुबले पतले और कमजोर से बेटे सफदर की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल वही सफदर, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, कोई खास बात है मलिक साहब? सफदर के हवाले से मेरे पास तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कुछ अर्सा पहले मकतूल अकरम के साथ उसका शदीद नोयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने उसकी दुर्गत बना डाली थी। मुझे शक था कि सफदर अकरम के कत्ल में मुलविस हो सकता था, लिहाजा मैं आज सफदर को थाने बुलाकर पूछगछ करने वाला था कि तुमने ये नई इंकिशाफ अंगेज रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो लगता है कि सफदर और नवेद आपस में मिले हुए हैं, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर नरगिस और अकरम के कत्ल में इन्हीं दोनों का हाथ है तो फिर सिर्फ सफदर ही को नहीं,
बल्कि नवेद को भी थाने बुलाकर तफ्तीश की चक्की में डालना चाहिए। नहीं, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, इन्हें थाने जरूर लाया जाएगा, मगर आला कत्ल की बरामदगी के बाद। क्या इन दोनों में कोई दोस्ती यारी भी है? जरूर होगी मलिक साहब, अब्बास अली बड़े एतमाद से बोला, वरना आधी रात को वो बेरी वाले कुएं पर गिल्ली डंडा तो नहीं खेल रहे थे। तुम ठीक कहते हो अब्बास, मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं महसूस कर रहा हूँ नरगिस और अकरम के कत्ल का केस हल होने के करीब है। हमें अभी और इसी वक्त इन दोनों को गिरफ्त में लेकर दरिया की तरफ जाना चाहिए। कांस्टेबल अब्बास ने फौरन मेरे ख्याल की तायद कर दी। लगभग 1 घंटे के बाद मैं और कांस्टेबल अब्बास अली पूरी तैयारी के साथ निकले और निहायत होशियारी के साथ हमने एक के बाद दीगरे सफदर और नवेद को पकड़ लिया। पहले मैंने इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके हथकड़ी नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस काम के लिए मजबूर कर दिया। सफदर की सेहत को गई गुजरी कहना ही मुनासिब था, ताहम नवेद खासा फुर्तीला साबित हुआ। जब मैं इन्हें गांव से पकड़कर दरिया की तरफ ले जा रहा था तो नवेद ने एक पहलवानी दाव मारकर कांस्टेबल की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवा लिया था। न सिर्फ आज़ाद करवा लिया था, बल्कि वहां से फरार होने की कोशिश भी की थी, ताहम मैंने बरवक्त कार्रवाई करके उसे काबू कर लिया था। अब दोनों को हथकड़ी पहनाना लाजमी ठहरा था। मैंने दोनों के एक एक हाथ को आहनी जेवर से आरास्ता करने के बाद जंजीर का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर इन्हें धकेलते खींचते हुए हम दरिया के किनारे पर पहुंच गए, जहां की निशानदही अब्बास अली ने की थी। बाद ऐसा मुझे मालूम हुआ कि नवेद कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो दोनों रास्ते भर बड़े परेशान रहे थे। इनकी कैफियत देखकर मुझे ये तो यकीन हो गया था कि नरगिस और अकरम के कत्ल से इनका गहरा ताल्लुक है, वरना वो यूं हवास बागता होकर भागने की कोशिश न करते। जब हम मतलूबा मकाम पर पहुंचे तो मैंने दरिया की जमीन की जानिब इशारा करते हुए खासे जारहाना अंदाज में नवेद से पूछा, इस जगह को पहचानते हो? नहीं, वो बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला। यहाँ क्या है? आप हमें इधर लेकर क्यों आए हैं? एक खतरनाक मगरमच्छ दरिया में से निकलकर इस जमीन के अंदर घुस गया है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम इसे खोदकर बाहर निकालोगे? हमारे साथी गांव के कई अफराद भी मतलूबा मकाम पर पहुंच गए थे और हमारा तमाशा देख रहे थे। इन लोगों में यकीनन जलालुद्दीन कुम्हार और शौकत अली शामिल नहीं थे, वरना वो मुझसे जरूर सवाल करते कि मैं इनके बेटों के साथ कौन सा खेल खेल रहा हूँ। नवीद ने मेरी बात के जवाब में उखड़े हुए लहजे में कहा, मैं क्यों खोदूंगा मगरमच्छ को? मेरा इससे क्या ताल्लुक है? जब दफन कर रहे थे उस वक्त ताल्लुक याद नहीं आया था? मैंने कड़कदार लहजे में कहा। चलो खोदो इस जमीन को और सबको निकाल कर दिखाओ, पिछली रात तुमने यहाँ क्या दबाया था? इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। अब तक वो महज इसलिए अकड़ रहा था कि शायद किसी हीले बहाने से उसकी जान छूट जाए, लेकिन अब तो इसकी जान पर बनाई थी। जब कोई जाए फरार बाकी ना रही तो उसे बहालत मजबूरी मेरे हुक्म की तामील करना पड़ी। जल्दी उसने दरिया की नर्म और गीली जमीन में से आला कत्ल यानी तेज फल वाली एक खतरनाक कुल्हाड़ी बरामद कर ली। जब मैंने उसके जुर्म का जिक्र किया तो वह आएं बाएं शाएं करने लगा, लेकिन मैं इसके चक्कर में आने वाला नहीं था। कांस्टेबल अब्बास अली ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी वो नवीद और जफर और सफदर को फिट करने के लिए काफ़ी थी। आला कत्ल की दस्तयाबी के बाद मेरा काम निहायत ही आसान हो गया। मुझे और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जाए वकुआ पर ही नवीद की अच्छी खासी धुनाई कर दी। जल्दी उसका बाप भी वहां पहुंच गया। शौकत अली ने अपने बेटे के बचाव के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी और नवीद और सफदर को खींचते हुए थाने ले आया। इस रात मैंने इन दोनों को हवालात में रखा और तफ्तीश का अमल भी साथ साथ जारी रहा। सफदर, जैसा कि उसकी सेहत ही से जाहिर होता था, तफ्तीश का मजा चखने में नाकाम रहा और इब्तदाई मरहले पर ही उसने अपनी ज़बान खोल दी और इकबाल के बाद नवीद के इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। थोड़ी छितरोल के बाद वो भी पटरी पर आ गया और उसने नरगिस और अकरम के बहिमाना कत्ल का इकरार कर लिया। मैंने दोनों का इकबाली बयान नोट कर लिया। वाक़यात के मुताबिक नवीद और सफदर में गहरी दोस्ती थी और दोनों मुख्तलिफ औकात में नरगिस और अकरम की वजह से जिल्लत उठा चुके थे। एक मौके पर जब नवेद ने नरगिस से ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश की तो नरगिस ने उसके मुंह पर थूक दिया था। वो अपनी बेइज्जती को दिल में रखे किसी सुनहरे मौके की ताक में था। दूसरा वाकया सफदर के साथ पेश आ गया जब नरगिस की वजह से अकरम ने मार मार कर उसे लहू लुहान कर दिया था। दोनों दोस्तों ने अपनी हजीमत का इंतकाम लेने के लिए
नरगिस और अकरम को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने का मंसूबा बना लिया। चंद रोज तक उन्होंने निहायत ही एहतियात के साथ नरगिस और अकरम के मेल मिलाप का जायजा लिया और ये जानने में कामयाब हो गए कि वो रात की तारीकी में खेतों में बने हुए कमरे में मुलाकात करते हैं। चुनाचे वक़्वा की रात उन्होंने कार्रवाई का फैसला किया और जब नरगिस और अकरम राज और नियाज में मसरूफ थे तो नवेद ने कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सफदर इतना हिम्मत वाला नहीं था कि इस खूनी मिशन में वो नवेद का साथ देता। वो कमरे से थोड़े फासले पर खेतों में मौजूद था। दोहरे कत्ल की इस वारदात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवेद ही था। जब नवेद को महसूस हुआ कि मैंने मज़कूरा कमरे को तफ्तीश का खुसूसी निशाना बना रखा है तो इसे फिक्र हुई कि कहीं कुल्हाड़ी मेरे हाथ न लग जाए। कत्ल की वारदात के बाद कुल्हाड़ी को उसने कमरे की छत की कड़ियों में छुपा दिया था। वो कुल्हाड़ी को कमरे से निकालते हुए हमारी नज़र में आ गया और इस तरह एक खौफनाक खेल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने नवीद को उम्र कैद और सफदर को 5 साल की सज़ा सुनाई थी। 3 रोज़ की कारी मेहनत के बाद मैं ये मुअम्मा हल करने में कामयाब रहा था। हसद और हिस्स की आग इंसान को जलाकर ख़त्म कर देती है।